हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली, जिसमें हम देखेंगे कि ग्लेशियर लेक जो आउटब्रेक था, ये क्या ग्लेशियर लेक आउटब्रेक था या फिर वहाँ पर पहले स्नोफॉल हुआ और फिर धीरे धीरे वो स्नो जो है वो मेल्ट होने लग गई। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो एक तरीके से जो लेक है उसका पानी अचानक से बढ़ गया और जो लैंडस्लाइड की वजह से जो बैरिकेड्स बन जाते हैं, एक तरीके से बैरियर्स बन जाते हैं, उनका आउटबर्स्ट हुआ। तो इसमें अभी तक थोड़े से कयास लगाए जा रहे हैं, अभी भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। तो फिर भी देखेंगे कि अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी कहाँ तक पहुँच पाई है कि उत्तराखंड में ये जो लेटेस्ट फ्लड आई है संडे को, वो क्यों आई, क्या वजह थी उसकी, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा हमारे पास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसके सामने आप देखो कि गवर्नमेंट जो है साइबर वॉलंटियर्स की तरफ देख रही है। मतलब साइबर वॉलंटियर्स एक तरीके से डिप्लॉय करना चाह रही है कि कोई भी अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है। देखेंगे इस रिपोर्ट में कि क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आगे अगर चले, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इस तरफ आप देख रहे हो राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 एलिफेंट्स को टूरिस्ट राइड देने से मना कर दिया। उन एलिफेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या थी, या तो उनको टीबी थी या फिर वो एक आंख से अंधे थे, इस वजह से। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ आ गई कि एलिफेंट्स में टीबी, तो टीबी के बारे में एक तो आपको पढ़ना है, ओके, और दूसरा आपको पढ़ना है पेटा के बारे में, PETA, ठीक है, पीपल्स एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ऐसे करके है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बाकी और कुछ भी काम का नहीं है इस आर्टिकल में। बाकी ये वाला आर्टिकल देखें जिसमें गवर्नमेंट ने ट्विटर से डिमांड की है, एक नोटिस भेजा है ट्विटर को कि 1200 ट्विटर अकाउंट्स को वो एक बार बैन करे, क्योंकि वो प्रो खालिस्तानी पोस्ट हैं, उनको प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानी लिंक मिले हैं उनके साथ में। तो देखेंगे इस आर्टिकल में क्या है पूरा मुद्दा। इसके अलावा इंडिया और यूएसए की मिलिट्रीज़ के बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, वो राजस्थान में शुरू हो गया। ये 16th राउंड है, देखेंगे इस आर्टिकल को भी, और साथ में क्वेड के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी और मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आगे चलते हैं, फिर आगे देखें तो यहाँ पर हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। एक तो देखो इधर साइड में गया, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट लॉ ऑलरेडी चल रहा था जिसको स्क्रैप कर दिया गया है फाइनली, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके। और उस ड्राफ्ट लॉ के बेसिस पे क्या था कि जो ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, जगन्नाथ मंदिर है, इसके आसपास में कोई भी इम्पोर्टेंट अगर डेवलपमेंट कराना चाह रही थी उड़ीसा की गवर्नमेंट, तो वो नहीं करा पा रही थी। तो उस वजह से इसको फिर फाइनली कैंसिल कर दिया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो वो फाइनलाइज किया गया था ये ड्राफ्ट, ठीक है उसको। तो इसमें एक बार तो इस आर्टिकल को भी हम देखेंगे। दूसरा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में आर्टिकल है वो ये कि बायोलॉजिकल रीजंस हैं कि क्यों जो कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन है वो एशिया में ज़्यादा नहीं फैल रहा है। तो देखेंगे क्या है पूरा मुद्दा, इसके पीछे क्या वजह है, क्या बायोलॉजिकल रीजंस है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, वहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से ग्लेशियल बर्स्ट को टैकल किया जा सकता है, किस तरीके से ये उत्तराखंड फ्लड्स आए हैं, इस तरीके के इवेंट्स को रीअकर होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे ये वाला आर्टिकल जिसमें सेंटर और अकाली दल के बीच में जो एक स्टेलमेट आया था आज के लगभग 40 साल पहले, 1984 की बात है, तो उस टाइम पर किस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंच गई थी पूरी बात, और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हो गया था। फिर बाद में राजीव गांधी ने फिर अल्टीमेटली जो अकाली दल की डिमांड थी उनको माना भी। तो देखेंगे इस आर्टिकल को भी कि अभी कितना ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि अभी जो पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस बात को रिकॉल किया है। तो आपको अगर पता नहीं है तो ज़रूर इस बात को जान जाएंगे कि क्या था ये पूरा ब्लू स्टार ऑपरेशन से रिलेटेड मुद्दा। आगे देखते हैं, फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एडाई पैनल ने अपनी तरफ से एक इच्छा जताई है कि वो अब इंडेक्स लिंक्ड प्रोडक्ट कैटेगरी में जाना चाहेंगे, बजाय कि ये जो अभी करंट जो चलती है ना ULIP, ठीक है ना, उसको छोड़ करके, मतलब यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट की बजाय अब जाने की कोशिश की जाएगी लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ। तो देखेंगे इसमें क्या है पूरा मुद्दा, ये लिंक्ड इंश्योरेंस इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा फ्री मेडिकल चेकअप प्रोवाइड करना,
4 दिन एक वीक में काम करवाना, अगर 12-12 घंटे कोई काम करना चाहे तो। ड्राफ्ट रूल्स तैयार हो चुके हैं, जो अभी लेबर कोड 4 लेबर कोड तैयार होने थे, 44 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके वो 1 अप्रैल को लॉन्च करने का प्रोग्राम बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखेंगे अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आया है इससे रिलेटेड। तो ये 2 आर्टिकल तो इसमें हो गए। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो टैक्स को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है, जो 1996 की इंडिया और नेदरलैंड्स की जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, जिसके बेसिस पे ये पूरा मुद्दा था। हमने एक्सप्लेन पेज पहले बहुत डिस्कस किया था अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो उसमें ये पता था कि इंडिया को ये बोला गया है कि इंडिया जो है वो वोडाफोन से कोई क्लेम ना करे। तो अब सिंगापुर हाई कोर्ट में इंडिया ने उस वर्डिक्ट को चैलेंज किया है। इसके अलावा ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना सा ही मेन काम था। बाकी और कुछ भी इस पेज पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि यूएसए फिर से एंगेज करना चाहता है यूनाइटेड नेशन राइट्स काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, जबकि जो बाइडन कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम फिर से एंगेज करना चाहते हैं, कि जो गलतियां मेरे प्रेडेसेसर ने की है, मेरा जो जस्ट अभी डोनाल्ड ट्रंप ने की है, वो मैं रिकवर करना चाहता हूँ। तो यही एक चीज़ है। और यूएसए इस तरीके से मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे खुद को असर्ट करेगा ना, तो देखो फिर चाइना की जो डोमिनेंस हो रही है ना लगातार, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगी, या उसको रोका जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो केवल एक इतना सही है कि आप देखना चाहो तो आप ज़रूर ये देखो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में एक बार गूगल ज़रूर कर लेना। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कि ये कोई ग्लेशियल आउटबर्स्ट नहीं था, ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट नहीं था। इमेजेस ये कह रही हैं कि स्नो फैल हुई थी पहले, फिर उसके बाद में वो मेल्ट हुई। तो साइंटिफिक टीम जो है वो गई हुई है फ्लैश फ्लड के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इनका ये कहना है कि ये लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। इसमें आपको मैं सिंपल सा बताता हूँ तरीका, कि कल का जो आइडिया था वो तो ये था कि मान लो ये कोई बड़ा सा ग्लेशियर है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बीच में लेक बन गई और पानी धीरे धीरे स्नो मेल्ट होकर के और वो इकट्ठे होने लग गया पानी के तौर पे। और वो जब इकट्ठा हो रहा था, जो साइडों में क्या सेडिमेंट्स और बाउल्डर्स की वजह से दीवारें भी बन गई, बट वो इतना ज़्यादा कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं था। तो उसमें से फिर क्या होता है, जैसे ही इस वाटर की क्वांटिटी या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम बढ़ता गया, तो ये जो बैरियर थे ना ये टूट गए और इसकी वजह से फिर फ्लड्स आ गए। कल तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे, बट अब बताया क्या जा रहा है कि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप देखो इस मैप में 7 फरवरी के टाइम पे, यहाँ पे देखो 6 तारीख को क्या दिखाई दे रहा, फ्रेश स्नो दिखाई दे रही है। और 7 तारीख को फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्नो बिल्कुल गायब दिखाई दे रही है। तो ये ही पॉइंट यहाँ पर मतलब रिपोर्ट में हाईलाइट किया जा रहा है कि पहले स्नो फॉल हुई और फिर उसके बाद में वो स्नो जो है वो अचानक से मेल्ट कर गई और उसकी वजह से ये जो बैरियर्स थे ये टूट गए। और वो बैरियर किससे बने हुए थे, लैंडस्लाइड की वजह से। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये रिवर है, ये इस तरीके से इसका कोर्स है। अब ये अगर इस तरीके से फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पर अगर माउंटेनस रीजन है पास में, तो वहाँ से अगर थोड़ी बहुत भी मिट्टी लैंडस्लाइड करके यहाँ पर इसके रिवर कोर्स में आ गई और यहाँ पे बैरिकेड्स बना दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेक बन जाएगी। अब वो लेक जो है अपनी एक कैपेसिटी, एक ये जो बैरियर बना है इसकी एक लिमिट होती है अब उस पानी को हैंडल करने की, जितना भी वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है। फिर अचानक से ये पानी का वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ने की वजह स्नोफॉल हुई, मतलब स्नो फैल हुई, फॉल नहीं, स्नो फैल मतलब बड़ा सा कोई अवलांच हुआ, वो जाकर के फिर यहाँ पर इकट्ठी हो गई वो स्नो और फिर वो मेल्ट होने लग गई। और जैसे ही मेल्ट हुई तो पानी का वॉल्यूम बढ़ गया और ये बैरियर टूट गया। बोला इस वजह से ये आप कह सकते हो LLOF है, ठीक है, ग्लोफ की बजाय LLOF है। दैट मीन्स लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ये, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो है वो सैटेलाइट ने जो इमेजेस ली हुई हैं उनको ट्रेस करके, उनको ट्रैक करके फिर बाद में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्नो फैल हुई थी वो हुई थी रेनी विलेज है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के पास में, ठीक है। और वो ड्रॉप कब हुआ था, संडे से पहले, और फिर उसके बाद में आप देख संडे के आसपास में, फिर उसके बाद में ये रीज़न हुआ कि अचानक से फिर पानी का लेवल बढ़ गया। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है, उस आर्टिकल में इतना ही था, मैंने देख लिया फिर अच्छे से पढ़ लिया और एक दोबारा बार, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, जो मैंने कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया आपको। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो साइबर वॉलंटियर्स को डिप्लॉय करना चाह रही है, जिससे कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ अगर हों तो उनको रोका जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अपनी तरफ से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात की है, जिसमें वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा
उनको फ्लैग किया जाएगा और उनकी रिपोर्ट को लिया जाएगा। साथ में ये देखा जाएगा कि कौन कौन सी इलीगल एक्टिविटीज़ या अनलॉफुल कंटेंट जो है वो साइबर स्पेस में शेयर किए जा रहे हैं, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो, टेररिज्म से रिलेटेड हो, रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड हो, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो, इन सब को। और ये ट्रायल बेसिस पे कहाँ पे किया जाएगा? जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा वाले रीजन में एक बार। इसमें आप देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में काम करती है, ध्यान रखना। I4C रिसेंटली न्यूज़ में था, या I4C ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करता है? ये नोडल पॉइंट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और पोर्टल के बेसिस पे फिर बाद में वो कॉन्वर्सेशन बीच में होगा, किसके? जो वॉलंटियर्स हैं उनको और उनके बीच में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बीच में, या फिर आप कह सकते हो I4C के बीच में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर जो मेन प्रोविज़न है वो ये है कि कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को करता हुआ दिखाई देगा तो UAPA के अंडर में उसको डिटेन किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है एंटी नेशनल। बट यहाँ पर जो रिपोर्ट है, न्यूज़ है, ये कहना चाह रही है कि अभी भी सोशल मीडिया पे किस चीज़ को आप एंटी नेशनल बोलोगे, किस चीज़ को आप मतलब ऑफेंसिव कंसिडर करोगे, जिसके बेसिस पे पनिशमेंट दे पाओगे, वो अभी भी मिनिस्ट्री ने क्लियर नहीं किया है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने आप को वॉलंटियर के तौर पे रजिस्टर करवा सकता है। अगर कोई करवाता है तो उसकी आईडी जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हिडन रहेगी, इतना नहीं कि उसको कोई चिंता की बात रहे। पर हाँ, अगर वो कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट देता है कोई भी एसोसिएशन से रिलेटेड, और अगर वो उसमें कहीं कॉमर्शियल गेन अगर करने की कोशिश करेगा वो वॉलंटियर, कि हाँ कैसे भी करके पैसे बन जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो वहाँ पर फिर वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। तो उस चीज़ को भी टैकल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अपनी तरफ से उस वॉलंटियर के ऊपर लगाम लगाने के प्रोविज़न रख रखे हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दे केवल अपने मॉनेटरी गेन के लिए। साइबर सिक्योरिटी लॉयर्स या एक्टिविस्ट्स की अगर बात करें तो अभी भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कुछ हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस नोटिफिकेशन से क्लियर होते हैं। पहला तो क्या है कि लीगल डेफिनेशन जो है ना एंटी नेशनल कंटेंट की या एक्टिविटीज़ की, वो अभी भी फाइनलाइज नहीं है, कोई भी लीगल डेफिनेशन अभी तक दी नहीं गई है। दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पर कि लोगों को एक ऑप्शन भी मिलेगा कि कोई भी फेलो सिटीजन के बारे में, मान लो आपकी दुश्मनी है या फिर कोई ए इंडिविजुअल है उसकी बी से दुश्मनी है, तो वो ए वॉलंटियर बन करके बी की शिकायत कर सकता है और अपनी दुश्मनी भी निकाल सकता है। तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो चेक एंड बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो इस तरीके से किसी एक का अगर वायलेशन होता है, उसकी जो प्रिवेसी है या उसकी राइट टू लाइफ है, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो डायरेक्टिव दिए हैं ना, जो कि एक पोर्टल होगा, उसमें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी होगा और वॉलंटियर्स को अपनी तरफ से जो डेटा देना होगा उनको, वो डेटा मेंटेन किया जाएगा कॉन्फिडेंशियली। ऐसा नहीं कि वॉलंटियर्स के बारे में ओपन कर दिया जाएगा। और साथ में जो स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं स्टेट्स में या यूटी में, उनके पास में लीगल एक्शन भी कहीं ना कहीं उनके हाथ में रहेंगे। अगर कोई वॉलंटियर कुछ भी इशू, जैसे हमने देखा ना कि इन दो मुद्दों में कि हाँ वो मॉनेटरी गेन के लिए अगर गलत इन्फॉर्मेशन देता है या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस वॉलंटियर के अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकेगा। ये स्टेट नोडल ऑफिसर के हाथ में ये पावर रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन क्या बनता है कि साइबर अवेयरनेस प्रोमोटर्स का भी काम किया जाएगा। मतलब लोगों के बीच में जागरूकता भी लेके जानी है कि किस तरीके से साइबर स्पेस को उनके अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। मेनली वल्नरेबल सेक्शंस जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली सिटीजन्स हो गए, रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, कि भाई जो इंटरनेट है उसका कितना गलत यूज़ हो सकता है, उसके बारे में उनको जानकारी दिलानी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस भी फैलानी हो गई और गलत जो न्यूज़ है उसको भी रोकना हो गया। ये कहीं ना कहीं टास्क या ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस नोटिफिकेशन के बेसिस पे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गए हम इंडिया यूएस के बीच में 16 जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो कि राजस्थान में हो रही है। इसमें आप देखोगे इसका नाम है युद्ध अभ्यास, पहली चीज़ तो। और राजस्थान में ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, मुझे जहाँ तक ध्यान है ये बीकानेर में है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर किस किस ने क्या पार्टिसिपेशन किया वो हमारे लिए काम का है नहीं। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो देखो, एक तो काउंटर इंसर्जेंसी, जो कि यूएन के जो मैंडेट हैं कि जो लोग एक तरीके से
दूसरे देशों की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाते रहते हैं, या उनको रोकना, जैसे टेररिज्म भी हो गया उसको भी रोकना, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करेगी, एक्सचेंज करेगी, और साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे दिया जा सकता है, डिजास्टर रिलीफ कैसे पहुंचाई जा सकती है, उसके बारे में भी वो आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, लर्निंग एक्सचेंज करेंगे। आज जहां पर चाइना के साथ में इंडियन मिलिट्री, चाइनीज़ मिलिट्री के साथ में 9 मंथ का जो एक स्टैंड ऑफ है वो कंटिन्यू है ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, उस टाइम पे इस एक्सरसाइज को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों ने मिलकर के पिछले साल नेवल वॉर एक्सरसाइज भी अपनी तरफ से की थी, जिसको हम मलाबार एक्सरसाइज बोलते हैं। और साथ में ये चारों कंट्री एक ग्रुप को भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, या फिर उसको क्वाड भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा आर्टिकल देखें इसी पेज पे हमारे लिए, तो वो है कि गवर्नमेंट ने 1200 ट्विटर हैंडल्स को बंद करने के लिए ट्विटर के जो मेन सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ, उनके पास में रिक्वेस्ट भेजी है। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या करेगी। देखो, जो जैक डॉर्जी हैं, जो सीईओ हैं, ग्लोबल सीईओ हैं ट्विटर के, वो क्या एक्शन लेते हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि अभी तक तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के जो भी कोई ट्विटर पे पोस्ट आई है ना, जैसे रिहाना ने किया था, ग्रेटा थनबर्ग ने किया था, तो उन पोस्ट को जैक डॉर्सी ने लाइक भी किया था। तो ये तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए कंसर्निंग है। दूसरा कि अगर ये यहाँ पर ट्विटर अपनी तरफ से इन हैंडल्स को बंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो हैंडल्स है ना, ये जो अकाउंट है, ये कोई रोबोट ओपन कर रहा है और प्रोमोट कर रहे हैं प्रो खालिस्तानी या फिर प्रो पाकिस्तानी जो भी पोस्ट है उनको, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजी है। और भेजी कहाँ से गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। पर इसके बाद में अगर मान लो ट्विटर इन हैंडल्स को बंद नहीं करती है, तो फिर ऑप्शन क्या है? तो फिर ऑप्शन है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 1969 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, जो कि अमेंड किया गया है तो 2008 में, उसका सेक्शन है 16(9)(a), उसमें दिया हुआ है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी थ्रेट है तो उस केस में गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्शन ले सकती है। तो इसी के बेसिस पे नोटिस भेजा गया है और फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर टैकल करेगी ही। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ट्विटर जैसी कंपनियों को बैन करने की नौबत भी आ जाए तो वो आगे की बहुत लंबी बात है ये तो खैर, पर वहाँ तक भी पहुँचना पड़े तो गवर्नमेंट शायद रुकेगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि बायोलॉजिकल रीजन है कि ये जो कोरोना वायरस का म्यूटेंट स्ट्रेन है वो एशिया में फैल नहीं रहा है। तो ये स्टडी डिक्लेयर की गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, जो कि कल्याणी लोकेटेड है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये म्यूटेंट वायरस का जो स्ट्रेन है ना D614G, ये एशिया में कम फैला है एज कम्पेयर टू यूरोप और यूएसए। इसके पीछे सीधी सी वजह है कि जो एक प्रोटीन की अवेलेबिलिटी होती है, जो कि इस वायरस को, ये जो म्यूटेंट वायरस है, इसके स्प्रेड को फैलाने का काम करता है, उस प्रोटीन का अवेलेबल होना ह्यूमन बॉडीज़ में, वो भी कौन से ह्यूमन, जो एशिया में है, वो प्रोटीन कम है। इस वजह से ये ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं फैला पा रहा है। ये ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, एक सेकेंड, और उस प्रोटीन का नाम है, देखो यहाँ पे, न्यूट्रोफिल इलास्टेसी। ठीक है, ये प्रोटीन जो है वो एशियन लोगों की बॉडी में नहीं है, जो कि हेल्प करता है इस म्यूटेंट वायरस को एक तरीके से इन्फेक्शन फैलाने में। तो इसकी कमी है हम मतलब एशियंस में, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये म्यूटेंट वायरस है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। और ये जो प्रोटीन है ना न्यूट्रोफिल इलास्टेसी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा प्रोटीन और होता है जिसको AAT या फिर अल्फा-1 एंटी टायरेप्सिन बोला जाता है। ठीक है, अल्फा-1 एंटी टायरेप्सिन। तो ये जब अवेलेबल होता है ना अल्फा-1 AAT, तो उस केस में क्या होता है, ये जो फर्स्ट जो अलाउ करने वाला प्रोटीन है, इसको क्या चेक करता रहता है। तो ये हमारी बॉडीज़ में अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ये जो है, जो कि वायरस के स्ट्रेन को रोकता है, तो वो तो है ठीक ठाक क्वांटिटी में, और ये दूसरा वाला, इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हमारे यहाँ पर है नहीं। तो ये है मेन पॉइंट यहाँ पर इस आर्टिकल का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्क्रैप कर दिए हैं कि जो बायलॉज बनाए गए थे, ड्राफ्ट थे उनके जगन्नाथ टेम्पल के लिए, उनको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रहलाद सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ करते हैं कि जो हेरिटेज बायलॉज लाए गए थे जगन्नाथ टेम्पल के आसपास में पुरी में,
उनको एक बार रोका जाएगा। इसमें आप देखोगे बीजेडी की गवर्नमेंट उड़ीसा की और बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने साथ मिलकर के काम किया है। देखो ये बायलॉज है ना, ये जनवरी 18 को नोटिफाई किए गए थे नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरीके से इन्होंने फिर फाइनली विड्रॉ कर लिया है। इसमें जो नोटिफिकेशन था ना लॉज का, इसमें ये था कि 100 मीटर रेडियस में टेम्पल के आसपास में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट की अपनी तरफ से कंसर्न क्या था कि वो कुछ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करना चाहें अपने टाउन में तो वो नहीं कर पाएंगे अगर ये चीज़ चलेगी तो इस वजह से इसको फिर फाइनली स्क्रैप कर दिया गया है। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, जहां पर हम देखेंगे कि टैकल कैसे किया जा सकता है ग्लेशियल बर्स्ट को। देखो अभी यह उत्तराखंड में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड्स आई है ना, उसका आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने देखा, डिटेल पूरी जानी कि ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है या फिर लैंडस्लाइड आउटबर्स्ट हुआ है, वो कैसे भी हो। तो इस तरीके की क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे आउटब्रेक अब लगातार होने वाले हैं। ये चीज़ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर रखी है और इसी चीज़ को लेकर के हमें आगे भी चलना चाहिए, एक प्रिवेंटिव अप्रोच लेकर के चलने की ज़रूरत है। तो ग्लोव कैसे होती है और क्यों ये वल्नरेबल है हिमालयन रीजन में, ये मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो एक जगह इकट्ठी पूरी आइस है, वो ग्लोबल वार्मिंग की तरह वजह से धीरे धीरे क्या होती है, पिघल रही है, और उसकी वजह से जो सैंड है, पेबल्स हैं, आइस रेजिड्यूज़ हैं, उनकी एक बैरियर बन जाती है और उसमें वो लेक के तौर में फॉर्म हो जाती है। और उस बैरियर की जो उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसमें पानी इकट्ठा हो गया तो वो फिर बैरियर टूट जाते हैं और उसकी वजह से ग्लोव आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये जो अर्दन डैम्स है ना, जो अपने आप ही मिट्टी से, मोराइन से, इनसे बन जाते हैं, वो फिर फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से ये आउटब्रेक अपने आप आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री एंड मॉनिटरिंग ऑफ ग्लेशियल लेक वाटर बॉडीज हिमालयन रीजन में और इंडियन रिवर बेसिन, ये जो है यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने ये जो पूरा प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज डायरेक्टरेट के द्वारा, जो कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर में है। उन्होंने 2011 से 2015 के बीच में रिसर्च की थी, तब पता पड़ा कि यहाँ पर हमारे हिमालयन रीजन में लगभग 1393 ग्लेशियल लेक्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ तो हमारे लिए और भी ज़्यादा कंसर्निंग है कि हमें इस तरीके की डिजास्टर से आगे भी भिड़ना पड़ेगा, चाहे वो इंडस रिवर हो, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर हो। इन रिवर्स में तो इंडस में तो कितना बताया जा रहा है, लगभग 352, गंगा में कितना 283, और जब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात आए तो 1393। अब देखो ब्रह्मपुत्रा तो वैसे ही मानसून टाइम पे कितना ज़्यादा डिजास्टर लेकर के आती है, फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये रिस्क को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें प्रिवेंटिव अप्रोच हो सकती है। एक तो क्या, जहाँ जहाँ पर भी डैमिंग बन गई ना, उनको ब्रीच होने से पहले ही उन डैम्स को, या जो अर्दन डैम बन गया ऑटोमेटिकली बने हैं तो ठीक है, तो उनमें आप होल कर दो जिससे कि पानी थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहे, पानी एक साथ इकट्ठा ना रहे। जो पोटेंशियली डेंजरस लेक्स हैं उनको टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाए और उन पर ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर दिया जाए। देखो जियोमॉर्फोलॉजिक वे में कि हाँ क्या उनका टेक्सचर है, कैसी रॉक्स हैं, क्या टोपोग्राफी है, कितना वॉल्यूम वाटर वहाँ पे स्टोर्ड है। जियो टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वहाँ पर हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सैटेलाइट का यूज़ करके हम अप्लाई करें, या फिर ये डर हो कि हाँ वहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है, उनके बारे में अगर हम पहले से पढ़ के रखें, समझ के रखें, तो हम एक प्रिवेंटिव अप्रोच अपना सकते हैं। साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसने रिकमेंड भी कर रखा है कि एक सिंथेटिक अपार्चर रडार जो कि इमेजेस बनाएगा और डिटेक्ट करेगा इन सभी वाटर बॉडीज़ को, ये भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। मॉनसून मंथ में तो हमें पता ही है कि हमेशा नॉर्दर्न इंडिया में तो जो रिवर्स हैं बिल्कुल उफान, जो हाईएस्ट लेवल होता है ना फ्लो का, उसको भी कई बार क्रॉस कर जाती है। तो हमें इस चीज़ के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा। एनडीएमए ने अपनी तरफ से ये जो ब्रीचिंग है, जो मैंने अभी बताई कि किस तरीके से अर्दन डैम है वो टूट जाते हैं, उसको टैकल करने के लिए ऑलरेडी बताया है कि किसी भी तरीके से जो मोराइन बैरियर्स हैं इनके अंदर टनल बना दिया जाए जिससे कि पानी थोड़ा थोड़ा निकलता रहे। देखो 31 दिसंबर 2014 को जास्कर रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है ये फुकताल करके, ठीक है, उसमें भी यही इवेंट आया था और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में ये फ्लड देखने को मिली थी उस टाइम पे। तो ये चीज़ जो है हमारी लर्निंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्यों ना फिर अप्लाई की जाए।
अब इंडिया कितना प्रिपेयर है, देखो सेंट्रल वाटर कमीशन हमारे यहाँ पर नोडल एजेंसी है, वो इस पर काम करती है। अपनी तरफ से उन्होंने फ्रेमवर्क भी तैयार कर रखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, कि किस तरीके से वल्नरेबल जोन्स को हम पहले से अलर्ट कर दें। इसके लिए क्या है, देखो अनाउंसमेंट कर दो, मास मीडिया का यूज़ किया जा सकता है, हाई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आजकल तो चलो सबके पास में स्मार्टफोन भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप मैसेज हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, ये स्प्रेड किए जा सकते हैं, इससे भी तो एक फ़ायदा हो सकता है। और कौन सा रीजन ग्लोफ या एलएलऑफ प्रोन है, वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है उनको रिलोकेट कर दो, खाली कर दो, दूसरी जगह सेटल डाउन कर दो लोगों को, और डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में तो कम से कम उनको सेटल मत कराओ, मतलब सॉरी जो अपस्ट्रीम है जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबिलिटी रहती है, तो वहाँ से उनको रिलोकेट कर दो जहाँ पर कि फ्लड के चांसेस कम से कम रहे। तो ये चीज़ की जा सकती है, और ये इस चीज़ के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ ऑलरेडी कर भी रखा है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि 19 सेंचुरी की अगर बात भी करें ना हम, तो लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट, फ्लड की अगर बात करें तो ये कोई नया नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है और लगातार वार्निंग सिस्टम है वो काम भी कर रहा है, तो सक्सेसफुली टैकल भी किया गया है। और साथ में आज 1894 में लैंडस्लाइड हुआ था गोहना में, उत्तराखंड के रीजन में ही, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट की गई थी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोगों की जान बचाई जा सकी थी। तो इसी तरीके से श्रीनगर में भी हुआ था, तो किसी भी को भी विक्टिम होने से बचा लिया गया था श्रीनगर में भी, जब इसी तरीके से फ्लड आई थी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, गाइडलाइन में जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है ना, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली बात तो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी, एनडीएमए, ये सब मिलकर के साथ में काम करते हैं, और लोकल लोगों को भी तैयार करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब कभी भी कोई डिजास्टर आती है तो उसको हैंडल करने में लोकल कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर लोकल लोगों को आप ट्रेन करके रखोगे तो फिर कम से कम मतलब मोर्टेलिटी या फैटेलिटी को हम रिड्यूस कर पाएंगे, कम से कम तक लेके आ जाएंगे। साथ में उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करें कि हाँ अगर परेशानी आ जाए तो आप उसको टैकल कर सको, मैसेजिंग के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो रिलीफ पैकेजेस प्रोवाइड करो, मैसेजिंग प्रोवाइड करो, शेल्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि डीएनए प्रोफाइलिंग का एक बिल ऑलरेडी 2019 का पड़ा है, जो हमने ऑलरेडी बात की थी ना, यहाँ पर इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो उसको, कि अगर मिसिंग लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो वो हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्लासीफाई करना कि कौन सी अलार्मिंग है, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ पर नहीं। मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जा सकता है, स्मार्टफोन्स का यूज़ किया जा सकता है। अलार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ट्रेडिशनल वे में चल रही है कि सायरन बजते हैं फिर लोग वहाँ से भागेंगे, बजाय इसके स्मार्टफोन पे बेस्ड हम काम कर पाएँ। इसके अलावा हैवी अर्थ मूविंग की अगर बात करें तो देखो बड़ी मशीनें नॉर्मली इन हाई कोर्सेज में अगर आप बात करो कि अपर स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ पर वो हैवी मशीन्स नहीं जा पाती हैं, तो हमें वहाँ पर जो छोटी मोटर्स हैं उन पे बेस्ड मशीन्स को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, बोट्स अवेलेबल कराने की ज़रूरत है, रबर बोट अवेलेबल कराने की ज़रूरत है जो कि इन्फ्लेटेड हो, फुली हुई रबर बोट्स हों, लाइफ जैकेट अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। ये चीज़ें होंगी तो फिर बाद में अपने आप ही सब कुछ टाइम पे कवर होगा, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका असर हमें बैक टू बैक देखने को मिलेगा। साथ में क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम जो एनडीएमए के अंडर में काम करती है, उनके बेसिस पे जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो और ज़्यादा डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। एक्सीडेंटल रिलीफ मेडिकल वैन्स है, उनको भी हेली एम्बुलेंस है, ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरियाज़ में अगर हमें वाकई में लोगों को बचाना है, उनको अभी क्या है ज़्यादातर लोग तो वो हैं जो फंसे हुए हैं, जो मतलब या फिर जिनकी डेड बॉडी रेस्क्यू या निकाली गई है एक तरीके से, तो वो लोग तो वो हैं जो डैमिंग के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे थे, कोई डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ पे, तो उसके ऊपर काम करने वाले थे। तो इस तरीके से मास मीडिया का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि उनको अवेयर कर दे पहले ही कि भाई आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन साइट से हट जाओ। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है डिकेड अगो, पहले लगभग 1984 के 1980s की बात है, सेंटर और अकाली दल के बीच में जो स्टेलमेट हुआ था जिसकी वजह से पंजाब में वायलेंस हुआ, और इसी चीज़ को अभी कोट किया है पंजाब के सीएम ने, अमरिंदर सिंह ने, कि भाई इस तरीके से जो प्रॉब्लम है वो फिर से एक तरीके से राइज हो सकती है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 का। तो देखते हैं कैनाल कंट्रोवर्सी क्या थी, क्या ये पूरा मुद्दा था,
क्या ये 42 डिमांड्स की जिनकी बात की जा रही है वो क्या है? देखो, अकाली दल ने अपनी तरफ से आनंदपुर साहिब से एक ऑटोनॉमी की डिमांड की थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से कि पंजाब को आप फ्री छोड़ दो। पर उस टाइम पे क्या था, रावी और ब्यास का जो एक्सेस पानी था उसको हरियाणा और राजस्थान तक पहुंचाने के लिए सतलुज यमुना लिंक कैनाल का एक प्रोविज़न रखा गया था और उस पर काम किया जाना था। और पंजाब के लोग जो थे उस टाइम पे, अकाली दल जो था, उसने इसको ग्रॉस वायलेशन मान लिया कि पंजाब की ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जा रहा है और सिख मेजॉरिटी स्टेट को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर आप देखोगे प्रधानमंत्री जो गांधी थी, उन्होंने अपनी तरफ से कपूरी विलेज के पास में, पटियाला के पास में 1982 में अपनी खुद की, मतलब आप देखोगे उस स्टेट में पावर भी उस टाइम पे गवर्नमेंट भी कांग्रेस की ही चल रही थी। फिर उसके बाद में वहाँ पर बातचीत होती है और आप देखोगे कि बिना कोई कंसिडरेशन के वहाँ पर जो एक काम होना था उसमें लोकल लोगों से बिना पूछे वो काम करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो सिख लोग थे वो नाराज़ हो गए और धरने पे बैठ गए। अकाली दल के लोग भी बैठ गए और एक इंडिविजुअल था जिसका नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला, ठीक है, भिंडरेवाले। ऐसे करके सिख कम्युनिटी पूरी की पूरी प्रोटेस्ट पे आ गई। अब अकाली दल तो हो गया देखो साइड में, और फिर बाद में ये भिंडरेवाला की लीडरशिप में वायलेंट आउटब्रेक हो गया और उसी की वजह से फिर बाद में आप देखोगे कि अरेस्ट करना शुरू कर दिया जो भी वायलेटर्स थे उनको, और एक आंदोलन चल पड़ा था, जेल भरो आंदोलन, और दिल्ली के लगभग 51 से भी ज़्यादा, 51 लोगों से भी ज़्यादा जेल में जाने शुरू हो गए थे। साथ में एक डिमांड और थी, एक तो ये सतलुज यमुना लिंक वाली कैनाल को बंद करना था कि भाई पंजाब का पानी आप दूसरे स्टेट्स को क्यों दे रहे हो। दूसरा 42 डिमांड्स भी थी। उन 42 डिमांड्स में ज़्यादातर रिलीजियस ऑटोनॉमी की डिमांड थी कि जो मतलब एक और तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स भी थी। उनमें से आप देखोगे कि चंडीगढ़ को जो आज यूनियन टेरिटरी पंजाब और हरियाणा की कंबाइन कैपिटल है, बोला पंजाब को ही दे दो, ऐसी डिमांड की गई थी। ऐसे ही पंजाबी स्पीकिंग जो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा में है, राजस्थान में, हिमाचल में है, कहीं पर भी है, वो सारे एरिया पंजाब को दे दिए जाएं। इसके अलावा जो इरिगेशन वाटर है वो नेबर्स को नया शेयर किया जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको भी दी गई थी। रिलीजियस डिमांड भी दी गई थी कि अमृतसर को हॉली सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए और वहाँ पर रेडियो ट्रांसमीटर डिप्लॉय कर दिया जाए जिससे कि गोल्डन टेम्पल से जो प्रेयर्स हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग हो सके। ऐसे करके टोटल 42 डिमांड्स थी, उनमें ज़्यादातर बातें मान ली गई थी। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे थे कि चंडीगढ़ को कैपिटल बना दिया जाए, केवल पंजाब को दे दिया जाए, या राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के जो भी पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो सारा रीजन पंजाब को दे दिया जाए, उन चीज़ों को साइड में कर दिया था। बट आप देखोगे अकाली दल के जो लीडर थे वो तो हो गए साइड में, और फिर बाद में भिंडरेवाला ने एक डोमिनेटिंग एजिटेशन शुरू कर दिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। और उसके बाद में भिंडरेवाला को असैसिनेट कर दिया गया और फिर जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ उसके 4 दिन के अंदर अंदर ही इंदिरा गांधी का भी असैसिनेशन हो गया। अब आप देखोगे कि वहां पर पंजाब में बिल्कुल एकदम अशांति फैल गई। और आयरनी क्या है कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद में उनके छोटे बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो फिर बाद में एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं सिख कम्युनिटी के साथ में। तो यही चीज़ यहाँ पर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं इसमें कि राजीव लोंगेवाला अकॉर्ड जो हुआ वो एक मतलब कितने जनों की डेथ के बाद में हुआ। तो यही चीज़ को कहीं ना कहीं रिकॉल करने की बात की जा रही है। फिर बाद में जो वायलेंट आउटब्रेक था वो 1995 के बाद में ख़त्म हुआ। उसके पहले उस टाइम पर जो कांग्रेस 1984 के टाइम पे जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पंजाब में, चीफ मिनिस्टर कौन थे, बेंत सिंह, उनको भी असैसिनेशन हो गया था। तब जा करके फिर आप देखोगे पंजाब में फिर बाद में कई सालों के बाद में शांति आती है। ठीक है, अब एक चीज़ आप ज़रूर देख लेना एम लक्ष्मीकांत में कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कौन से स्टेट में लगी हुई है, देख लेना आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें एडाई ने अपनी तरफ से एक चीज़ कही है कि बोला कि अब हम इंश्योरेंस जो इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनको लाना चाहेंगे। अब ये जो इंडेक्स लिंक इंश्योरेंस प्रोग्राम है ना, इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से, जैसे आप देखते हो ना NSE निफ्टी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, सेंसेक्स होता है BSE का, और या फिर 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज होते हैं, इनमें जो इंडेक्सिंग होती है ना, उसी इंडेक्सिंग में से किसी को बेस लेकर के अब इंश्योरेंस स्कीम में भी उसी इंडेक्सिंग का ही यूज़ किया जाएगा। अभी तक तो क्या है, अनलिंक्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कोई लिंकिंग नहीं है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये अनलिंक्ड
प्रोडक्ट होते हैं ना, जो प्रीमियर को लेता है, जो भी प्रीमियम ले रहा है ना, जो भी इंश्योरेंस होल्डर है, उसके ऊपर जाती है ये सारी की सारी जिम्मेदारी। फिर अब इन कंपनी डूब रही है तो फिर उसका पैसा डूबेगा। तो इस केस में क्या हो गया, अब अगर कंपनियों को इंडेक्स कर दिया जाएगा इस मार्केट में, इंडेक्सेस में, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, तो कंपनियों को डूबने का डर भी नहीं रहेगा, और साथ में जो शेयर होल्डर या फिर पॉलिसी होल्डर है उसके ऊपर भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है मेन चीज़ यहाँ पे। इसके अलावा लेबर कोड की अगर बात करें तो लेबर कोड में 4 लेबर कोड हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। बोले 1 अप्रैल को इसको एक साथ चारों को लाने की बात चल रही है। और 4 लेबर कोड कौन से हैं, कोड ऑन वेजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, और हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, और सोशल सिक्योरिटी कोड। ऐसे करके ये 4 लेबर कोड अवेलेबल हैं, इनको लॉन्च किया जाएगा। लगभग 44 कानून थे, उनको सब्ज्यूम किया गया है। काम क्या कर दिया कि वर्किंग आवर्स की लिमिट कर दी गई है 48 आवर्स। अब उन 48 आवर्स को डेली 8-8 घंटे करके भी 6 दिन का वीक कर सकते हैं वो, और 12 घंटे करके 4 दिन का वीक भी कर सकते हैं। तो अगर 4 दिन का वीक होता है ना, तो 3 दिन की छुट्टी रहेगी वीकली, और अगर 6 दिन का होता है तो 1 दिन की छुट्टी रहेगी। पर वो 3 दिन जो होंगे वो पेड लीव होगी। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि मैक्सिमम 48 आवर्स की ड्यूटी रहेगी वीकली एक इंडिविजुअल की, अगर वो एम्प्लॉय है कहीं पे, और साथ में एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकेगा वो, ये भी बात है, ठीक है। और 12 घंटे करेगा 48 घंटे के हिसाब से 4 दिन, और बाकी 6-6 घंटे के हिसाब से 8-8 घंटे के हिसाब से 6 दिन। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोविज़न है। साथ में आप देखोगे फ्री मेडिकल चेकअप्स भी अवेलेबल होंगे। ये सारी ड्राफ्ट रूल तैयार हो रहे हैं, और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल को गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतने ही कंटेंट थे। कुछ छूट गया हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।